गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपने 66वें बीपीएससी मेंस का जो जीएस 1 का पेपर है, जिसको मैंने आरटीआई से मंगवाया था, उसको डिस्कस करूँगा और इसमें बताऊँगा कि मेरे इसमें कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए हैं। इसके पहले मैंने 64वीं बीपीएससी मेंस का सारा पेपर 1, पेपर 2 ऑप्शनल ज्योग्राफी का आरटीआई कॉपी का एनालिसिस किया हुआ है। और फिर मैंने दोबारा से अप्लाई किया था 66वीं के लिए। 65वीं मेरा पीरियड लिया हुआ था, 66वीं मैंने मेंस लिखा था, तो मैंने अप्लाई किया था और मेरा कॉपी आज ही आया है। तो मैं सोचा कि वीडियो बना दूँ। और इसमें एक आश्चर्यजनक बात हुई है कि इसमें मुझे एक क्वेश्चन में 0 नंबर मिले हैं। तो मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन कौन सा है, किसमें मुझे 0 नंबर मिले हैं और क्या कारण हो सकता है 0 नंबर देने का, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज के सेक्शन में मैं केवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जो करंट वाले सेक्शन है आईआर वाले, उसको मैं डिस्कस करूँगा। इसका जो स्टैटिक वाला जो पोर्शन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दूंगा आपको और इसके बाद मैंने बताऊंगा कि मैं क्या क्या लिखा हूँ, मुझे कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, ताकि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। जो लोग 67वीं का मेंस देने वाले हैं या जो 68वीं का मेंस देना चाहते हैं, तैयारी अभी से कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे पता चलेगा कि मार्किंग पैटर्न क्या होता है बीपीएससी का, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी अपना कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणाम। मैंने इसको अटेम्प्ट किया था। तो यहाँ मैंने लिखा था कि संथाल विद्रोह सन 1855-56 ईस्वी में शुरू हुआ था सिद्धू कानू के नेतृत्व में। इसके बाद यह प्रथम सशक्त विद्रोह था। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र वर्तमान भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत था, जिसे तत्कालीन समय में दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। तो इस यहाँ से मैंने इंट्रो लिखा था। फिर संथाल विद्रोह का मैंने क्षेत्र बताया था। मैं पूरा डिटेल नहीं पढ़ूंगा, आप इसको देख लीजिएगा स्क्रॉल करके। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा पूरा डिटेल पढ़ने में। फिर मैंने क्षेत्र बताया था, मैप दिया था यहाँ पे, और ये वाला एरिया को मैंने दिखाया था कि ये वाला एरिया दामन एक कोह है, भागलपुर में रीजन है ये। इसके बाद इसमें कारण और परिणाम पूछा था, तो यहाँ पर मैंने कारण बताया था। कारण को मैंने बांट दिया था, आर्थिक सामाजिक जितना भी टाइम से मैं था मैंने उसको कर दिया था। आर्थिक कारण मैंने यहाँ बता दिया था कि क्या आर्थिक कारण थे। लगान कुछ ही दर थे, भू राजस्व की नई प्रणाली, नई जिम्मेदारी प्रथा जिसके तहत वे ऋण ले ले तो बात हो जाती, सारा मैंने बताया था यहाँ पे। फिर सामाजिक कारण को मैंने अलग कर दिया था और सामाजिक कारण को भी अलग से बताया था। फिर धार्मिक कारण को यहाँ मैंने बताया था कि ईसाई मिशनरियों का आगमन एवं उनके द्वारा लालच एवं झांसा देकर धर्मांतरण प्रमुख कारण माना जाता है। फिर राजनीतिक कारण, ये पुरा पंचायत का भी मैंने मेंशन किया था। इस तरह से मैंने कारण को मैंने सारे डायमेंशन में बांट दिया था। लेकिन जो ये इसका जो मेन जो कारण था, ये दोबारा से आ गया, ये इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ, लेकिन इसका जो तत्कालिक कारण बताया था कि तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण आपको बताना पड़ेगा कि वर्धमान से सड़क निर्माण जेल में ज़बरदस्ती बेगारी करवाया गया। मामूली चोरी का आरोप है। संथाल के स्थानीय पुलिस और जमींदार की मदद से जेल में प्रताड़ना, फलतः संबंधित थानेदार महेश प्रसाद दत्त की संथालों द्वारा हत्या किया जाला, ये तत्कालिक कारण था। तो मैंने यहाँ पर सारे काल को अलग अलग डायमेंशन बताया है। फिर तत्कालिक काल बताया, फिर आंदोलन की गति बताया, क्योंकि पूछा था कि संथाल विद्रोह के कारण, गति और परिणाम। तो गति को मैंने छोटा सा यहाँ पर लिख दिया है ताकि कोई भी टाइम से छूटे ना। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इससे पहले उसका स्वरूप बताया कि स्वरूप कैसा था, और इसके बाद ब्रिटिश प्रतिक्रिया इस पर क्या रही, इसको भी मैंने बताया यहाँ पे। तीन पॉइंट इसमें लिखा है। मेजर बारो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़े, जिससे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद रेजिल्डर एवं लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में मार्शल लॉ, ये सारा पॉइंट बताया। फिर मैंने परिणाम में प्रभाव बताया। ठीक है, परिणाम बताया। परिणाम क्या हुआ, परिणाम यही हुआ कि धीरे धीरे उनको जब सिद्धू काली गिरफ्तारी हुई तो आंदोलन शिथिल पड़ गया। ठीक है, 15,000 लगभग संथाल शहीद हुए थे। प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव मैंने बताया है। इसके दोनों प्रभाव हुए। इसके संथाल टेंडेंसी एक्ट पारित हुआ 1856 में, पूरा पंचायत पुनः बहाल हुआ, स्थानीय पुलिस की शक्ति संथालों को। तो इस तरह से मैंने सारा पॉइंट लिखा। फिर निष्कर्ष यहाँ पर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसमें मुझे 23 नंबर मिला है, जो ठीक भी है, क्योंकि मैंने इसमें सारे डायमेंशन कवर किया था। इसका कारण, गति, परिणाम, स्वरूप, सारा चीज़ को लिखा था यहाँ पे, मैं भी बनाया था। तो 23 नंबर मिले इसमें। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था वो था चंपारण सत्याग्रह। ये एवरेज क्वेश्चन, हर साल एक दो साल बीटे का आता ही आता है। तो इसको मैंने यहाँ बताया था कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, इसके बारे में बता रहा था। तो मैंने शुरू किया था, इंट्रो पर दिया था कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में वर्तमान चंपारण में हुआ एक किसान आंदोलन था, जिसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। इसका मुख्य कारण तिलकठिया पद्धति, जिसमें किसानों को अपनी जमीन का 1 बीघे में तिल 3/20 भाग में जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी, ये मैंने यहाँ बताया था। इसके बाद मैंने क्षेत्र बताया था इसका, थोड़ा सा मैप थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन आपको बस मैप बता देना है। आपको बस इतना दिखाना है कि मुझे मैप पता है, बस यहाँ किया था। फिर इसके बाद बताया कैसे स्वाधीनता संघर्ष का निर्णायक मोड़ था, ये पूछा गया था
कि क्या ये सहनशीलता से संघर्ष करने लायक मोड़ था। तो मैंने इसको यहाँ बताया है, फ्लो चार्ट के द्वारा बताया यहाँ पे। इसके बाद इसी को मैंने यहाँ पे एलिब्रेट किया, ठीक है ना, यहाँ से लीजिए। फिर बताया कि चंपारण एग्रीकल्चर कमेटी वाली थी, जिसमें 25% अवैध वसूली की वापसी की गई और आत्मसवाल किसानों का आत्मसवाल का भाव इस जगह और अन्य दृष्टिकोण से बताया मैंने यहाँ पे। इसके बाद एक निष्कर्ष अलग छोटा है, निष्कर्ष थोड़ा बड़ा करना चाहिए था। निष्कर्ष आप कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संघर्ष से लड़ाई को इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए। इससे मुझे 19 रुपये मिले हैं। कुछ टाइम से तो छूट गया होगा, इस कारण से नंबर कब दिया है, लेकिन इसमें जो उससे पूछा था मैंने उसी टाइप से उसको लिखा है। तो हो सकता है कुछ इसमें और ऐड करना था मुझे, तो इसलिए उसमें 19 रुपये मिला मुझे। इसको चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन था पटला कलम शैली। पटला कलम शैली की विशेषता पूछा था। तिली आता है आपका पटला, मौर्य और पाल। इसी स्थिति से क्वेश्चन हमेशा हर साल रिपीट होता है। तो पटला कलम शैली एक्सपेक्टेड था क्या आएगा इस बार, वो आया भी था। जो सर सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो पटना छोड़ कर तैयार कर ले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरा इंट्रो लिखा था 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब केंद्रीय सत्ता का ह्रास हुआ, मतलब मुगल का ह्रास हुआ, तब राजकीय कलाकार संरक्षण के अभाव में स्थानीय क्षेत्रों की ओर पलायित हुए। इसी क्रम में कलाकारों का बंगाल में पुनः छोटे क्षेत्र पटला की ओर अक्सर हुए। यहाँ एक नए प्रकार की शैली को जन्म दिया, जिससे कि पटला कलम शैली का नाम जाना था। इसके बारे में इंट्रो दिया यहाँ पे। फिर पटला कलम शैली के वाले क्षेत्र बता दिया कौन सा है। पहले पट्टा वाला एरिया, पटला आरा वाला एरिया यहाँ पे तालापुर वाला। इसका प्रमुख विशेषता को यहाँ शॉर्ट बताया था फ्लो चार्ट में। इसके बाद मैंने इसको एलिब्रेट किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एलिब्रेट किया धीरे धीरे करके। आप इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। इसकी विशेषता पूछा था, तो विशेषता सारा बता आपको किस किस रंग का प्रयोग करते थे, इस लाल रंग कहाँ से लाते थे वो लोग, सफ़ेद रंग कहाँ से लाते थे, सारा बताना आपको, ठीक। प्रभु चित्रकार का भी लाभ यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। मैंने ये मेंशन किया यहाँ पे। इसके बाद राजकीय संरक्षण का भाव, इसको मैंने यहाँ मेंशन किया है। लोक कला एवं जल सवाल, ये राजकीय संरक्षण का भाव इसकी विशेषता थी। इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था, ठीक है ना। इसका लोक कला एवं जल सवाल की चित्रकारी से पटला कलम शैली में सवाल था। जो आप जल के जो जल जीवन था उससे जुड़े हुए चित्रों का चित्रण किया जाता था। तो मैंने वो बताया। इसकी अन्य कुछ प्रमुख विशेषताओं को बता दिया है। उससे कौन कौन सामग्री का प्रयोग होता था वो मैंने बता दिया। फिर उदाहरण में दिया यहाँ पे, और इस प्रकार अब डिस्कस दे दिया यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। डिस्कस हालांकि ठीक इस बार है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पटला कलम शैली एक जल सवाल चित्रकला की शैली थी, जिसमें बगैर राजकीय संरक्षण के सब को प्रफुल्लित किया। आज भी इसके चित्र पटला के खुदा बख्श लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे जाते हैं। अब यहाँ जो पटला जो घाट जो है, जहाँ पटला कॉलेज के पीछे, वहाँ जो चित्रकारी की गई है वो भी कहीं ना कहीं पटला कलम शैली से मिलती जुलती है। काफ़ी अच्छी चित्रकारी आप देख सकते हैं। अगर आप पटला कहोगे तो आप देख लेंगे उसको। तो इस तरह से मेरा टोटल जो क्वेश्चन था तीनों, संथाल, विद्रोह, चंपारण और पटला कलम शैली, मैंने तीनों का अटेम्प्ट किया था। 2 मुझे 23 मिला, 1 मुझे 19 मिला, मतलब टोटल मुझे 65 नंबर से मिले हुए हैं। अब आते हैं हम लोग करंट वाला सेक्शन में, करंट और आईआर वाले में। इसमें मुझे कम नंबर मिले हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो 66 में आया हुआ था वो काफ़ी टफ आया हुआ था। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। हम लोग उस समय भारत चाइना का विवाद चल रहा था, तो हम लोग पहाड़ वगैरह तैयार रह गए थे, लेकिन क्वेश्चन ब्रिक्स स्पेशली आ गया था। और उसके बाद का जो क्वेश्चन था वो और भी टफ था। तो इसीलिए करंट वाले सेक्शन में सबके लिए मुश्किल कर दिया था 66वीं में। और उसी में मुझे एक क्वेश्चन में 0 नंबर मिला। मैं बताऊँगा कि किसमें मुझे 0 नंबर मिला, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो ब्रिक्स का किया था। क्वेश्चन था कि बराबर ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों को चर्चा कीजिए। ये स्पेसिफाई था, बराबर ब्रिक्स के बारे में लिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ मैंने शुरुआत किया कि ब्रिक्स 5 प्रमुख राष्ट्र भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका का एक औपचारिक संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्थिरता, साझा हितों की रक्षा तथा क्षेत्रीय स्तर पर नवाचार एवं आर्थिक विकास हेतु संयुक्त रूप से मिलकर काम करना है, मैंने बताया। फिर मैंने ब्रिक्स के बारे में बताया कि ब्रिक्स की क्या विशेषता है, कब स्थापित हुआ था, इसका अभी जीडीपी कितना है, ठीक है, आबादी कितना है, कितने देश शामिल है और कौन कौन सा इसमें एरिया है, ठीक है, सारा मैंने बता दिया था इसमें। इसके बाद मैंने बताया था कि वैश्विक स्थिरता हेतु सहदारी एवं ब्रिक्स, इससे मैंने सारे पॉइंट बताया था कि वर्तमान में बढ़ते चीन, अमेरिका तनाव, भारत चीन सीमा तनाव हेतु एक साझा मंच। इस तरह से मैंने सारे पॉइंट का जो मुझे पॉइंट उसमें दिमाग में आया था, क्योंकि मैंने ब्रिक्स को तैयार कर गया लेता मैं, मुझे लगा ब्रिक्स आने वाला नहीं है, क्योंकि उस समय चाइना और इंडिया का विवाद चल रहा था। कोई ऐसा संगठन जिसमें दोनों साथ में हो, आने की संभावना कम थी, लेकिन फिर भी पिछली तरह पूछा गया था तो मुझे लिखना था, तो इसलिए मैंने इसको लिखा था जो मुझे उसमें समझ में आया था। फिर मैंने बताया था कि खास सुरक्षा और विकास, सारा चीज़ बताया था मैंने यहाँ पर, साझा सुरक्षा और विकास। फिर मैंने यहाँ पर 5 देश को शॉर्ट में मैप से बनाने का प्रयास किया है। ये इंडिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और चाइना।
इसके बाद कुछ चुनौती बताया था, चुनौती क्या क्या ब्रिक्स का शामिल है। भारत चीन यूएसए चीन के बाद प्रतिद्वंदता, लोकतांत्रिक देश वाला गैर लोकतांत्रिक, जैसे कि भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका ये लोकतांत्रिक देश है, और रूस चीन गैर लोकतांत्रिक देश है। ये सब कुछ चुनौती वाला बताया था। फिर ये बताया था कि भारत का क्वाड सलाह की भी चुनौती बन सकती है। चीन द्वारा लगातार सीमा पर अतिक्रमण करना, और भारत को खेलने के लिए तो सीपेक ओवर, ये सब कहने के ब्रिक्स के लिए एक चुनौती है। फिर वो निष्कर्ष दे दिया था कि निष्कर्षता कह सकते हैं कि ब्रिक्स वैश्विक स्थिरता साझा है सुरक्षा तो महत्वपूर्ण बल है। बस आवश्यकता इस बात की है कि सभी देश आपसी मतभेदों को बुलाकर प्राथमिकता के क्षेत्र पर काम करें। तो ये बार बताया, मुझे 20 बार मिले, मुझे 20 एक्सपेक्ट था, इससे ज़्यादा उम्मीद भी लेकर रहा था कि सब मुझे मिलेगा, क्योंकि जो इसमें स्पेसिफिक पूछा था वो मैं नहीं लिख पाया था। बाकी अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी स्पेसिफिक पूछा था। ये एक योजना से पूछा हुआ था, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको 150 वर्ड में या 250 वर्ड में लिखना होता है। तो वहाँ पे स्कोप होता है किसी योजना के बारे में आप 250 वर्ड में लिख दीजिए, इंट्रो लिख दीजिए 20-30 वर्ड में, बॉडी लिख दीजिए 50-60 वर्ड में, और 20-30 वर्ड में आप कंक्लूजन लिख दीजिए, तो आराम से 140-50 वर्ड हो जाता है। बिहार में दिक्कत है कि अगर कोई स्पेसिफिक योजना आ गया तो उसमें 400 वर्ड 450 वर्ड लिखना बहुत मुश्किल होता है। अब बिहार पिछले 2-3 बार से यही कर रहा है, स्पेसिफिक योजना से क्वेश्चन दे रहा है, जिसमें बच्चे काफ़ी असमंजस हो जा रहे हैं, असमंजस में हो जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी आप मैगजीन पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको मुश्किल से 60-70 पॉइंट मिलेगा उस योजना से रिलेटेड, उसको 450 वर्ड में एलिब्रेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। सेम समस्या मेरे साथ आ गया था 66वीं का मेंस में। अब ये क्वेश्चन पूछा था आत्मनिर्भर भारत योजना, ज़्यादा पॉइंट मेरे पास थे नहीं, पर जितने पॉइंट थे मैंने उसको लिखा यहाँ पे। मैंने बताया कि ये कब शुरू किया गया था, इसके बाद मैंने इसके बारे में बताया क्या क्या फीचर इसका है। इसके बाद इससे मैंने बताया था कि इसके अलावा ये योजना के अलावा और क्या क्या चल रहा है उसके बारे में बताया था मैंने, और इसमें फिर इसका लाभ बताया, इसका लाभ क्या क्या हो सकता है। अर्थव्यवस्था में सुधार, चौथे क्वार्टर में जीडीपी 1.2% आने वाले वित्तीय वर्ष में अग्रिम 10%, उस समय ये अनुमान लगाया गया था IMF द्वारा कि 10% प्लस ग्रो करने वाला। बाद में उसको रिवाइव किया गया तो फिर 8 पर लाया गया था उसको, तो उस समय मैंने लिखा था उसको, तो ये सारा मैंने पॉइंट लिखा था। हालांकि उतना प्रभावित तरीके से नहीं लिख पाया था इसको, कि उतने सारे पॉइंट मुझे याद नहीं थे इसमें, तो इससे मुझे 10 रुपये मिले। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो उससे जुड़ा हुआ चीज़ को लिख दीजिएगा तो नंबर मिल जाते हैं। ऐसा मुझे मेरा भी अनुमान था, लेकिन इस बार बीपीएससी ने उसको गलत कर दिया, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो हरित भारत संकल्प ऐप से था। एक ऐप जारी किया गया था उसी समय, हरित भारत संकल्प ऐप, ठीक है, उस ऐप के बारे में बता रहा था। क्वेश्चन था कि पर्यावरण सुरक्षा के बारे में हरित भारत संकल्प ऐप की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन था। अब मुझे इस ऐप के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, और ये ऐप पहले पढ़ा भी नहीं था, तो मुझे लगा कि इसको पर्यावरण संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको मैं लिख देता हूँ और उसको मैं इंटरलिंक कर दूंगा इससे, तो कुछ नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आयोग के द्वारा सीधे मुझे 0 नंबर दिया गया, देखिए यहाँ पे। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ खुद अपने कॉपी में कि मुझे 0 नंबर मिले हुए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं इसको पढ़ सुनाता हूँ मैंने क्या लिखा था और क्यों मुझे 0 नंबर मिले होंगे, भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हरित भारत संकल्प भारत सरकार द्वारा जारी एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में जलवायु समस्याओं का समाधान करना एवं भारत में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के संबंधित चुनौतियों का सामना करना है। डायरेक्टली मैंने लिखने का प्रयास किया, आखिर होगा ऐप तो उसी के लिए होगा। इसके बाद मैंने बताया था कि भारत के समक्ष पर्यावरणीय समस्या क्या क्या है। आपदा जोखिम सूचकांक में 77 रैंकिंग है। दक्षिण एशिया में ग्लोबल वार्मिंग का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव, जिसमें भारत में शामिल है। लासेट की रिपोर्ट के अनुसार 74 लाख लोग वायु प्रदूषण से हर साल मरते हैं। फिर मैंने बताया कि विश्व के प्रमुख प्रदूषित शहरों में भारत के प्रमुख शहर शामिल है, दिल्ली, नोएडा इत्यादि शामिल है, ठीक है। मतलब पहले कारण बताया था कि आखिर क्या वजह है इस ऐप को लाने का, वजह क्या होगा, ये मैंने बताया। फिर सरकार के द्वारा प्रयास बताया जो उसके अलावा भी और भी है, जैसे PM 2.5, PM10, LGT का गठन, UNFCCC क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मैंने सारा बताया था यहाँ पर। इसका फेम इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल, PS6 मानक लागू, पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग, इस तरह से मैंने बताया। और बताया कि ये चुनौती काफ़ी बड़ी है, पर्यावरण की चुनौती, और इसके लिए इसका एक व्यापक समाधान की आवश्यकता है। लेकिन इसमें मुझे 0 नंबर इसलिए मिला है, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें स्पेशली ऐप के बारे में पूछा हुआ था, और वो ऐप के बारे में मैंने बताया नहीं है। ऐप के बारे में बस छोटा सा लिखा है, वो ऐप लाया क्यों गया था, पर्यावरण की समस्या क्या है, सुधार के लिए क्या किया जा रहा है, मैंने इसका मेंशन किया है, इसलिए मुझे 0 नंबर इसमें मिला हुआ है। तो इससे एक बात क्लियर हो गया है कि जैसे एक और बात है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा होगा भी, जैसे बीपीएससी में तो चलो ठीक है 8 क्वेश्चन आता है, यूपीएससी वगैरह में तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको अटेम्प्ट करना होता है ताकि 2 से 3 नंबर हाथ मिल जाए, ठीक है। तो मैंने भी इसी धारा पर काम किया था कि अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं इससे जुड़े हुए कुछ बातों को लिख दूँ, तो कम से कम एटलीस्ट 36 नंबर का है तो कम से कम 4 या 5 नंबर तो
मिलना चाहिए। लेकिन बीपीएससी ने इस धारणा को तोड़ दिया कि अगर आप टू द पॉइंट नहीं लिखते हैं तो आपको 0 नंबर भी दिया जा सकता है। और पहली बार इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने मेरा स्कोर है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो मेरा कॉपी था RTI का सारा क्वेश्चन को डिस्कस करा दिया है। जो स्टेट्स वाला जो क्वेश्चन है, स्टेटिक्स वाला, उसको मैं अगले वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैंने इसमें आपको ये हिस्ट्री आर्टल कल्चर वाला 3 क्वेश्चन को दिखाया इसमें। इसके बाद मैंने जो करंट और आईआर का सेक्शन था उससे मैंने बताया कि मुझे किस में कितने नंबर मिले हैं। बाकी पैनल को देख सकते हैं आप, ठीक है। राइटिंग का फ़र्क पड़ता है। लास्ट में राइटिंग बहुत ख़राब हो गया, आप देख रहे हैं। ये उतला पठालिए नहीं है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है तो इसलिए राइटिंग ख़राब हो जाता है। तो इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आप एग्जाम में भी सुंदर राइटिंग से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मार्केट पैटर्न कैसा है। अगर आप टू द पॉइंट लिखते हैं नंबर मिल जाएगा आपको। जैसे कि हिस्ट्री वाला क्वेश्चन देखे हुएगा कि जो मैंने लिखा है डायमेंशन को कवर किया, उसमें मुझे 23 नंबर तक मिले हुए हैं, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट वीडियो में और भी जो कॉपी है पेपर 2 और ऑप्शनल का उसका भी डाल दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।